Hello everyone. Welcome to Alert Gurukul. This is Chandan sir and today I am going to continue rotational motion in lecture number 2. Now last time we studied about circular motion, radius vector, angular displacement, angular velocity, angular acceleration and right hand rule. And we also understand what about uniform circular motion and non-uniform circular motion. Now today we will understand some more and interesting topic related to circular motion. So students, let's start. Now, what is today's topic? So today's very first topic is what? Centripetal and centrifugal force. So what is centripetal force? So we are going to start about centripetal force and its definition. Now it is given as centripetal force is a force acting on a particle performing circular motion, which is along radius of circle and directed what? Toward the center of circle. So this is the definition. So चलो यहाँ पर डायग्राम से देखते हैं. सेंट्रिपेटल फोर्स क्या है? पार्टिकल पर एक्ट होने वाला एक फोर्स है जो कैसा एक्ट होता है? सर्कुलर मोशन में, विच इज अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग होता है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, सो ये टुवर्ड द सेंटर होता है. क्लियर? नाउ सो ये आपका सेंट्रिपेटल फोर्स का डेफिनेशन हो गया. तो सेंट्रिपेटल फोर्स के बाद कुछ और टर्म समझ लेते हैं हम लोग. नाउ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन UCM देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. यहाँ पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं होता है. इसका मतलब क्या कि अगर यहाँ पर 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो रहे हैं तो ये जो पार्टिकल है 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड ही करेगा. ओके, इसका मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. क्लियर? बट देयर इज ओनली चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ओके, सो जो ये डायरेक्शन है हर एक पार्टिकल का, ये पार्टिकल का तो ये हर बार चेंज होते रहेगा. यहाँ पर इस पोजीशन पर, सो बाय पोजीशन इसका डायरेक्शन क्या होगा? पार्टिकल की वेलोसिटी का चेंज होते जाएगा. क्लियर? नाउ आफ्टर दैट इज व्हाट? हेंस यूसीएम इज एक्सेलरेटेड मोशन. तो यूसीएम दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन. इसका मैग्नीट्यूड तो बदलेगा नहीं बट डायरेक्शन तो बदलेगा. अब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई भी बदलता है तो वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा. ओके, क्लियर? नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? सेंट्रिपेटल फोर्स इज द नेसेसरी फॉर पार्टिकल टू परफॉर्म यूसीएम. तो सेंट्रिपेटल फोर्स बहुत जरूरी है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए. विदाउट सेंट्रिपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं. क्लियर? Now, since centripetal force act at right angle to the tangential velocity of particle, अब ये जो फोर्स है हमारा कौन? सेंट्रिपेटल फोर्स जो टुवर्ड ये ब्लैक लाइन से दिया है, इंडिकेट किया है टुवर्ड द सेंटर, ये हमारे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है. अब देख सकते हो ये रेड एरो और ये ब्लैक, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. क्लियर? नाउ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. Hence no work is done by the centripetal force. अब इसका मतलब बता देता हूँ. इसका मतलब ये है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. अब फोर्स इस तरफ एक्ट हो रहा है बट जो ये पार्टिकल है ये तो उसके राइट हैंड साइड मतलब परपेंडिकुलर मूव हो रहा है. किधर? सो ये उसके डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. तो आपको जैसे पता है कि जो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए. ओके, बट यहाँ पर तो फोर्स के डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. ये पार्टिकल टुवर्ड सेंटर थोड़े ना मूव होता है. ओके, तो यहाँ पर जो भी वर्क होगा वो क्या होगा? जीरो होगा. तो सेंट्रिपेटल में सेंट्रिपेटल फोर्स कोई भी वर्क नहीं करता क्योंकि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. ओके, क्लियर? तो यह बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम कुछ और पेज पे देखते हैं. अब एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, हेंस हम ऐसा लिख सकते हैं फोर्स की जहां पर हमारा फोर्स ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स हो जाएगा. सो एफसीपी, सीपी इंडिकेट्स व्हाट? सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बट हमें एक्सेलरेशन की क्या कुछ फॉर्मूलास पता है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू v ओमेगा. ओके, v is a linear velocity and omega is angular velocity. You know very well. And v equals to r omega भी होता है. ये रिलेशन है लीनियर एंड एंगुलर का. नाउ
ये भी पता है कि एक्सेलरेशन को हम लोग v स्क्वायर बाय r भी लिख सकते हैं, ये हमने 11th में काफी कुछ किया अच्छे से। एंड आल्सो कैन बी रिटन एज r ओमेगा स्क्वायर। ना अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जितने भी टर्म हैं उसको हम लोग यहाँ पर इस एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा कि फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इज m, एक्सेलरेशन प्लेस पे v ओमेगा लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाय r एंड r ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, ये तीनों फॉर्मूले एक साथ हो गए, ठीक है। तो ये आप समझ के रखिए, ये फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल का क्या है, फॉर्मूला है, एक्चुअली मैग्नीट्यूड फॉर्म में है ना। वेक्टर नोटेशन में देखते हैं ना, वेक्टर नोटेशन में फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इज माइनस mv स्क्वायर अपॉन r कैप। अब ये माइनस साइन कहां से आ गया, माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन। किसके ऑपोजिट डायरेक्शन, अब जैसे कि आपको पता है जो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वो कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, ये सर नो। बट अभी आपको मैंने बताया फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल डायरेक्शन कहाँ होता है, वो टुवर्ड द सेंटर होता है। रेडियस का डायरेक्शन अवे और फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, इस वजह दोनों का जो डायरेक्शन है फोर्स का एंड रेडियस वेक्टर का वो ऑपोजिट है, तो वो इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर माइनस साइन शो किया है आपको। सो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू माइनस mv स्क्वायर अपॉन r cap, this is a unit vector, you know, okay. Now it can also be read as equal to minus m omega square r, यहाँ पर ये v के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर ये ओमेगा के फॉर्म में लिखा है, ओके। नाउ अभी से हम नटशेल में देख लेते हैं इसके पॉइंट्स को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सबसे पहले क्या है, मैंने बताया ये रियल फोर्स है, इज अ रियल फोर्स ऑन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। दूसरी बात, ये बहुत नेसेसरी फोर्स है क्या करने के लिए, सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए। और एक और बात ये है कि इट्स डायरेक्शन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। हर एक पॉइंट पे जहां जहां पार्टिकल होगा तो हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, ओके। नाउ अलोंग द रेडियस, अभी कहाँ एक्ट होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस, रेडियस के डायरेक्शन में, रेडियस के डायरेक्शन में ऑफ द सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, सेंटर की तरफ एक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। और एक बड़ी बात देखी थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स डज नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करता, कोई वर्क परफॉर्म नहीं होता। ये आप हमेशा याद रखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा कोई भी वर्क नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल का एक्चुअली को डिस्प्लेसमेंट नहीं होता फोर्स के डायरेक्शन में। सेकेंड बात यह है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है पार्टिकल का वो 90 डिग्री में होता है, ये भी दूसरा रीजन है, क्लियर। नाउ इतना समझने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके। सो नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पर मैं काफी एग्जांपल समझाने वाला हूँ आपको रिलेटेड टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का पहला एग्जांपल आपके सामने है कि व्हेन object at the end of the string is drilled in a horizontal circle, the necessary centripetal force for maintaining circular motion is provided by tension in the string। मतलब कि अगर आपने अपने हाथ में और एक थ्रेड के थ्रू एक स्टोन को बांध रखा है और आप इसको रोटेट कर रहे हो सर्कुलर मोशन में, तो क्या होगा, आपके हाथ से जो भी टेंशन एक्ट हो रहा है, ओके, उस स्टोन पर या उस पार्टिकल पर, तो जो टेंशन है वो एक्चुअली क्या है, वही एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स है, ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स मेंटेन द सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन। सो टेंशन इन स्ट्रिंग इज नथिंग बट व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्लियर, ओके। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू, यहाँ पर ये आप हाथ से घुमा रहे हो तो जो भी टेंशन है, आप टेंशन का डायरेक्शन कहाँ होता है, आपको पता है 11th में समझाया गया है कि टेंशन हमेशा कहाँ होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है। जहां पर भी चीजें अटैच होती है या होल्ड की जाती है, टेंशन और डायरेक्शन वहीं पर होता है, और यही हमारा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर। सो टेंशन इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, इन केस ऑफ ट्रेन, ओके, negotiating the curve, the necessary centripetal force is provided by the push due to the rail on the wheel of the train। अब जैसे कि आपको पता है कि कर्व पाथ पे हमारी ट्रेन जैसे मूव होती है, तो जैसे कि आउटवर्ड फोर्स
एक्ट होता है उस पर, बट हमारी ट्रेन अपनी पटरी नहीं छोड़ती, ओके, या तो अपनी पटरी से उतरती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये पुश है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह प्रोवाइड होता है, ओके। तो ये जो पुश है वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? पुश ड्यू टू द रेल ऑन अ व्हील ऑफ ट्रेन। तो ये एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह जैसे काम करता है, इसको बनाए रखता है व्हाट? टुवर्ड द सेंटर, क्लियर? जिससे कि ये ट्रेन है ना, ये पटरी से उतरती नहीं है, बाहर की तरफ नहीं गिरती है, क्लियर? यहाँ पर आपको ये समझा दिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, हियर द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ। अब जैसे कि हमारा मून रिवॉल्व कर रहा है हमारी अर्थ के अराउंड, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्चुअली वही ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह वर्क कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्लियर? ओके, ये बॉन्डिंग जो मून और हमारे अर्थ में है और ये रोटेशन हो रहा है, ओके, सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही हो रहा है, क्लियर? नाउ अब हम आगे चलने वाले हैं। तो एग्जांपल समझ लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स समझ लिया। अब इतना समझने के बाद हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे जाने वाले हैं, क्लियर? और आफ्टर गोइंग टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने जा रहे हैं। तो 11th में इसका कंसेप्ट है कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो ओरली बता देता हूँ कि इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, या कोई भी पार्टिकल एट कांस्टेंट स्पीड में हो या एट रेस्ट पर हो, ठीक है? सो डेफिनेशन देखते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम, ओके, फ्रेम इन विच एन ऑब्जेक्ट स्टे आइदर एट रेस्ट, ओके, आर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। या तो हमारा ऑब्जेक्ट उस फ्रेम में रुका हुआ होना चाहिए, जीरो वेलोसिटी होनी चाहिए, या एक कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी बदलनी नहीं चाहिए। अनलेस अनदर फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक उसकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ओके। तो ऐसे फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नाउ we know that Newton's law of motions are valid only in inertial frame of reference, that is for those frames which are fixed to earth, ठीक है, are moving with uniform velocity with respect to earth। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अर्थ के रेस्पेक्ट से हो, ठीक है, अर्थ पे आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, लेट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप वॉक कर रहे हो रोड पर, तो रोड जो भी रोड है वो अर्थ एक्चुअली अर्थ के रेस्पेक्ट से आप कांस्टेंट स्पीड में हो, तो आप कह सकते हो कि आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। या तो आप अर्थ पे रुके हुए हो तो भी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, ठीक है। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? नॉन इनर्शियल को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी। अब ये कौन सा रेफरेंस है? अब देखते हैं। When body does not seem to be acting in accordance with inertia, it is a non-inertial frame of reference or accelerating reference। अब अगर कोई बॉडी, ओके, हमारी अर्थ या इनर्शिया के अकॉर्डिंग क्या नहीं करती है? does not seem to be acting accordance with inertia, okay, so it is a non-inertial frame of reference। इसका मतलब कि आप अर्थ पे हो और आप अर्थ के रेस्पेक्ट से एक्सेलरेट हो रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ते जा रही है, कम होते जा रही है, तो आप एक्सेलरेशन में आ गए, तो आप कह सकते हो कि अर्थ के रेस्पेक्ट से आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, मतलब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, ठीक है। तो अब स्यूडो फोर्स भी एक कंसेप्ट आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। इस स्यूडो फोर्स के पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस डायग्राम में ना आप इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझ सकते हैं। तो देखिए हमारा ये अर्थ हो गया। अब अर्थ के रेस्पेक्ट से ये जो पर्सन है वो यहाँ पर एट रेस्ट पर है, तो ये इनर्शियल फ्रेम में है, ओके। अब ये पर्सन अगर एक कांस्टेंट स्पीड से वॉक करे या रन करे तो भी ये पर्सन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही होगा, ओके। दूसरी बात, अब यहाँ पर एक प्लेन है, अब प्लेन भी एक क्या है? रेफरेंस है। अब ये प्लेन अगर हमारी अर्थ के रेस्पेक्ट से कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा,
तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा प्लेन क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ओके। और या अदर इस रॉकेट को भी हम कह सकते हैं। बट अगर ये रॉकेट एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है, तो हम कहेंगे या इसके अंदर जो भी पर्सन होगा वो कौन सा रेफरेंस होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब एरोप्लेन में कोई जो पायलट है अगर वो अपनी स्पीड इंक्रीज किए जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो हम कहेंगे कि जो इसके अंदर पर्सन है या जो पायलट है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो पूरा का पूरा सिस्टम है, रेफरेंस है, ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये नॉन एक्सेलरेशन क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। समझ गए आपको? मतलब जो भी चीज अर्थ के रेस्पेक्ट से एक्सेलरेट हो रही है उस सिस्टम के अंदर या उस सिस्टम को हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होगी या स्पीड जीरो होगी। नॉन इनर्शियल में उस फ्रेम की स्पीड जो होगी वो चेंज होती रहेगी, उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? नाउ स्यूडो फोर्स, अब स्यूडो फोर्स नॉन इनर्शियल की वजह से ही आया है यहाँ पर। सो स्यूडो फोर्स को समझ लेते हैं। इन ऑर्डर टू मेक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, वी इमेजिन अ फोर्स कॉल्ड स्यूडो फोर्स। मतलब जैसे आपको यहाँ बताया है न्यूटन्स लॉ को, न्यूटन्स लॉ कहाँ वैलिड होता है, इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होता है, हाँ कि ना। मतलब न्यूटन्स के जितने भी इक्वेशंस है ना वो सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन्स के पास मतलब कोई कुछ था ही नहीं, तो न्यूटन्स ने क्या किया, एक फोर्स को अज्यूम किया या इमेजिन किया कि स्यूडो फोर्स होता है जो मेरे इक्वेशन को वैलिड करेगा नॉन इनर्शियल के लिए, ओके। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वी इमेजिन अ फोर्स इज कॉल्ड एज एक्चुअली वी नॉट, एक्चुअली न्यूटन ने इमेजिन किया था इस फोर्स को। सो ऐसे फोर्स को हम कहेंगे सूडो फोर्स। सूडो मतलब मिथ्या फोर्स, ओके। तो ये हमारा सूडो फोर्स का डेफिनेशन हो गया। क्लियर? तो इतना समझने के बाद हम आगे चलते हैं। A force which does not really act on body, अब यहाँ क्या कहा है, a force which does not really act on body, सच में बॉडी पे एक्ट नहीं होता, but appears due to the acceleration of frame of reference is called pseudo force। मतलब pseudo force सच में किसी बॉडी पर एक्ट नहीं होता, बट जैसे ही आप एक्सेलरेशन में आए या एक्सेलरेटेड फ्रेम में आए तो आपको pseudo force फील होगा, ओके। जैसे कि आप एक कार में बैठे हो, ओके, और कार सडनली स्पीड अप होता है तो आपको बैकवर्ड फोर्स फील होगा। तो अभी तक जब तक कार कांस्टेंट स्पीड में थी या रुकी हुई थी आपको कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था, बट जैसे कार ने स्पीड अप लिया आपको बैकवर्ड फोर्स फील हुआ, आगे ना। तो ये जो बैकवर्ड फोर्स है वही आपका सूडो फोर्स है। तो सूडो फोर्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। तो इस बात को समझ कर रखिए। नाउ अब हम समझने जा रहे हैं आफ्टर व्हाट इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल के बाद हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने जा रहे हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक टाइप का स्यूडो फोर्स है, ये पहले बता देता हूं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स इन यूसीएम which act along radius and directed away from the center of the circle। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये along the radius होता है, बट इसका जो डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीपिटल कहाँ था, टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर, इस बात को याद रखिए, ओके। नाउ एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वही फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेम होगा। सो फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल CF, सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ जैसा कि आपको पहले बताया एक्सेलरेशन को हम लोग v ओमेगा एंड v को r ओमेगा लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाय r भी लिखते हैं और r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन में एक्सेलरेशन को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। सो क्या आ जाएगा, mv ओमेगा, फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल इज mv ओमेगा r mv स्क्वायर बाय r, r इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? नाउ सेम ही पहले की तरह, तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला हो गया जो कि बिल्कुल सेम दिखता है सेंट्रीपिटल की तरह, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस है,
वो है डायरेक्शन का। नाउ इन वेक्टर रोटेशन force of centrifugal is equals to plus mv square by r। ओके, अब पहले सेंट्रीपिटल यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ आर का जो डायरेक्शन था ना अवे फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल भी अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। बिकॉज ऑफ दैट इज अ प्लस साइन, सेम डायरेक्शन के लिए प्लस साइन को यूज करते हैं, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन को माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। सो सिमिलरली m ओमेगा स्क्वायर r। सो ये वेक्टर रोटेशन में हम एक्चुअली समझ सकते हैं कि उसका डायरेक्शन कहाँ पर है। ऊपर जो फॉर्मूला है बॉक्स में वो तो मैग्नीट्यूड में है, ये डायरेक्शन नहीं देता, इस वजह से दोनों सेम दिख रहे हैं, बट यहाँ पर प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है इसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में। तो चलो शॉर्ट में समझ लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is what pseudo force in ECM is imagined to order to make Newton's law of motion valid in non-inertial frame of reference। पहले बता दिया था, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के इक्वेशन को वायलेट करने के लिए हमने pseudo force को इमेजिन किया, और एक्टिंग अलोंग रेडियस, रेडियस के अलोंग एक्ट होता है, बट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ओके, अवे होता है। तो बिल्कुल सेम था सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, बस डायरेक्शन का डिफरेंस था कि वो जो सेंट्रीपिटल होता है टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ यहां पर हम समझने जा रहे हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल देखते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पहला एग्जांपल है when a car in motion takes a sudden turn toward the left। अब कार चलते चलते सडन लेफ्ट टर्न लेती है, तो पैसेंजर इन अ कार एक्सपीरियंस आउटवर्ड पुश टू द राइट। अगर कार लेफ्ट टर्न ले रही है तो हमें आउटवर्ड क्या एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होगा। दिस इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द पैसेंजर्स। जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप बस में जा रहे हो और सीधा आपकी बस एक सर्कुलर ट्रैक पर लेफ्ट टर्न लेती है, तो आप सीट पर बैठे बैठे ही ना बस में आपको राइट हैंड साइड कांच की तरफ एक विंडो की तरफ एक फोर्स फील होता है, ओके, और आप फोर्स विंडो की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, वही फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छे समझ के रखिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डेली लाइफ में काफी एक्सपीरियंस किया है, तो चिंता की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको रिलेट कर दूंगा। चले सेकंड एग्जांपल पर। अब सेकंड एग्जांपल है अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज रोटेटेड इन वर्टिकल सर्कल एट अ पर्टिकुलर स्पीड। ओके, एक बकेट को आपको वर्टिकल सर्कल में रोटेट करना है so that water does not fall। this is because of weight of water is balanced by centrifugal force acting on it। ओके, नाउ इसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। आपने बचपन किया होगा, मैंने तो बहुत किया है। पानी भरता था आधा बाल्टी और उसको सर्कुलर मतलब वर्टिकल सर्कल में उस बाल्टी को घुमाता था। अब मैं देखता था कि अगर एक फिक्स स्पीड पर ना ये पानी नीचे गिरता ही नहीं था। ओके, ऐसा काफी करते थे हम लोग। अब ये क्यों होता था, क्योंकि जो वाटर पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ mg। ओके, ये कौन बैलेंस किसके थ्रू बैलेंस हो रहा है, आउटवर्ड फोर्स सेंट्रीफ्यूगल के थ्रू। तो यहाँ अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाता है वाटर के ऊपर, इस वजह से वाटर फॉल ही नहीं होता और लगातार पानी उसके अंदर बकेट के अंदर बना रहता है और आप इसको घुमा सकते हैं। तो ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझ सकते हैं। घर पे अगर ट्राई करना, बट स्पीड ना अच्छी रखना, थोड़ी फास्ट, वरना पानी भीग जाओगे। Now third example, the bulging of the earth at equator and flattening at the pole is due to the centrifugal force acting on it। जैसा कि आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हमारी अर्थ जो है इलिप्टिकल है या इलिप्सॉइड है। इसका मतलब हमारी अर्थ का इक्वेटर पे क्या है, काफी फ्लैटिंग है, एंड पोल पे क्या है, ये पोल फ्लैटिंग एट दी पोल। ओके, सो यहाँ पर अर्थ को देखते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये हमारे पोल, ओके, टॉप पर, और ये हमारा इक्वेटर लाइन हो गया। सो अभी हमारा अर्थ क्या करता है, स्पिन करते हुए हमारे सन के अराउंड भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो स्पिन करते करते जो आउटवर्ड फोर्स एक्ट होता है, तो वो आउटवर्ड जो फोर्स है ना, आउटवर्ड फोर्स की वजह से यहाँ पर और यहाँ पर हमारी जो अर्थ है वो क्या हो जाती है, बल्ज हो जाती है। क्या होती है, बल्ज हो जाती है, और
थोड़ी चपटी सी हो जाती है। तो ये बहुत सालों मतलब काफी साल लगे हुए, हजारों लाखों साल में ऐसा हुआ है कि हमारे अर्थ ऐसी हो गई है, ऐसी इलिप्सॉइड हो गई है। ठीक है, तो ये जो इलिप्सॉइड होने का जो मेन रीजन है वो क्या रीजन है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हुई है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारी अर्थ ऐसी हो गई है और लगातार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर एक्ट होते रहता है। ठीक है, बहुत बड़ा चेंज नहीं होता बट एक स्मॉल चेंजेस लगातार होते रहता है। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल था बल्जिंग ऑफ अर्थ का। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन आ गया। अब जिस यूसीएम को आप समझ रहे थे अब तक, अब उसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, क्लियर स्टूडेंट्स? ना स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम हम देख रहे थे। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है बताइए? आपने देखा होगा, मेले वगैरह में गए होंगे। तो ये है मौत का कुआं। ओके, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकली क्या होता है, एक सिलेंड्रिकली पूरा वो होता है। ठीक है, सिस्टम होता है जहां पर यहाँ पर ऑडियंस होते हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी कार को अपनी बाइक को यहाँ पर देख रहे हो इतने स्पीड से ट्रैवल करते हैं कि ये यहाँ से रोटेट होते होते जो सिलेंडर के ना वॉल पर स्टार्ट होता है रोटेशन। ओके, मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये क्यों होता है, कैसे हो पाता है, इसके इक्वेशंस क्या है, ये हम इस एप्लीकेशन में देखेंगे। तो इसका नाम है वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, ज्यादा फेमस है। ओके, मौत का कुआं का मतलब ये नहीं कोई मर जाता है, तो मरता नहीं है, एक्चुअली ये मौत पर ये खेल खेला जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये गेम, मैंने काफी देखा है, आप भी देख सकते हो इन फिजिक्स में। तो वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो वहां पर जो सिलेंड्रिकल शेप का उनका रोड था, उसको मैं कंसिडर करता हूँ ये आपका मौत का कुआं हो गया। अब इस कुएं में एक कार थी, तो लेट कंसिडर दिस इज अ कार। ओके स्टूडेंट, अब कार पे क्या होगा, फोर्स एक्ट होंगे, यस सर, तो उन सभी फोर्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कार का जो ये वॉल है, ओके, इस वॉल पर सबसे पहले जो फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि कार ऐसी थी तो कार पर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा। ओके, यहाँ पर मैंने येलो से इंडिकेट कर दिया है, ये आपका होगा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब इस कार पर और कौन से फोर्स एक्ट होंगे, mg, कार डाउनवर्ड भी जा सकती है क्योंकि कार के पास है मास। ओके, बिकॉज ऑफ वेट कार डाउनवर्ड भी जा सकती है, तो ये हो गया फोर्स और mg डाउनवर्ड। ओके, ये आपका वेट हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। अब कार पे अगर mg और डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है तो हमारी कार डाउनवर्ड स्पीड होनी चाहिए, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो आप सरफेस देख रहे थे वो थोड़ा रफ था। ओके, तो यहाँ पर mg के अलावा, ठीक है, जो फोर्स वेट है मेरा, उसके ऑपोजिट में कोई फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि जो हमारा मौत का कुआं होता है, मौत के कुआं कुछ ऐसा बनाया जाता है कि जो उसका सरफेस होता है, रोड होता है, वो काफी ज्यादा रफ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी कार ना डाउनवर्ड स्किड नहीं होती है या फिसलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि कार पर अपवर्ड फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड mg फोर्स एक्ट हो रहा है। कार ऐसे चल रही है तो उस पर नॉर्मल फोर्स ऐसी होता है। ठीक है, सरफेस पे 90 डिग्री पर होता है। अब इसको इसमें एक चीज और रह गई है, वो ये कि नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है। अब नॉर्मल फोर्स क्या है, टोटल रिजल्टेंट लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है, तो मस्ट बी देयर इज अ राइट हैंड साइड एनी फोर्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर है तो ये कार ऐसा रोटेट कर रही होगी। ठीक है, सर्कुलर मोशन में, क्लियर। तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो सर्कुलर मोशन को वॉट करने के लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ कौन वर्क कर रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। तो ये आपका आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रीन में मैंने इंडिकेट कर दिया है, mv²/r। सो यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है, क्लियर। यहाँ पर इसको मैंने काफी अच्छी समझा दिया है कि ये कार हो गई, ये नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये कौन सा हो गया, वेट, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर टर्म्स को देख लेते हैं। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, weight, mg equals to weight. Now n is a normal reaction and mv² by r is a centrifugal force. ठीक है, now यहाँ पर स्टेटमेंट है
N is thus the resultant centripetal force. N क्या है मैं बता दिया था, resultant centripetal force है, are the only force that can balance the centrifugal force. इस लाइन को समझ के रखिए, ठीक है। वापस से बता देता हूं मैं नए पेज पे कि नॉर्मल रिएक्शन इज द रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। ये रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स है, या आप इसे कह सकते हो द ओनली फोर्स दैट कैन बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही जो एन है यही सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल फोर्स है। अदरवाइज हमारी कार अंदर आ जाएगी, बाहर फ्यूगल वेव से बाहर चली जाएगी। अब ये दोनों फोर्स ही कार को बैलेंस करके रखे हैं उस ट्रैक पर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यहाँ पर हम अभी इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमारा एक फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड में हम सब कुछ लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले n जो नॉर्मल फोर्स है वो इक्वल है mv²/r। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड येलो वन एंड राइट हैंड साइड ग्रीन वन। ओके, सो लेफ्ट साइड n है एंड राइट हैंड साइड क्या mv²/r। ओके, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको हम mr⍵² भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। Fs इक्वल टू mg। अब आप देख रहे हो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड। ओके, सो यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया है। नाउ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू μsn। आपको फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला पता है, बट फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन होता है μs into n। μs का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड n इज अ नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो ये हमेशा से लेस होता है। लेवल का काफी डीप कंसेप्ट है और क्लियर है। नाउ सो आप ऐसा लिख सकते हो अबो स्टेटमेंट को, Fs इज लेस देन इक्वल टू μsn। नाउ Fs किसके इक्वल था? mg के, ठीक है। तो मैंने Fs के प्लेस पे mg लिख दिया और μs के प्लेस पर μs लिखा, n के प्लेस पर मैंने यहाँ पर mv²/r लिख दिया है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यहाँ पर m और m को कट कर देंगे, मास तो का सेम है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। नाउ g बचा। अब g क्या है? ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेस देन इक्वल्स टू μs v²/r। नाउ इसको अरेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? gr बाय μs इज लेस देन इक्वल्स टू v²। क्लियर? अब हम लिख सकते हैं कि v² जो कि ग्रेटर है, so v² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gr बाय μs। क्लियर स्टूडेंट? नाउ अब एक और बात देखते हैं यहाँ पर कि आपका जो n है नॉर्मल रिएक्शन, n शुड ऑलवेज बी इक्वल टू mv²/r। ये आपका नॉर्मल फोर्स है ना, ये हमेशा अगर इसके इक्वल रहा तो ही हमारी जो कार है वो कहाँ होगी? वॉल पर स्टिक होगी। ओके, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो n ऑलवेज बी इक्वल टू mv²/r। तो अब मैं मतलब कम से कम तो ये मिनिमम क्या होगा नॉर्मल, सो मैं लिख सकता हूं नॉर्मल मिनिमम इक्वल्स टू mv² मिनिमम बाय r इक्वल्स टू mg μs। तो आप बोलोगे कैसे बनाया, तो अभी इक्वेशन को ध्यान से देखिए, n और mv²/r। इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, सेम है। ओके, n mv²/r। तो फिलहाल मैंने क्या किया है, n को मिनिमम लिख दिया है। अगर नॉर्मल मिनिमम होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी भी मिनिमम होगी, हाँ कि नहीं स्टूडेंट्स? नॉर्मल मिनिमम तो वेलोसिटी भी मिनिमम होगी, क्योंकि मास और रेडियस तो कांस्टेंट है। यस और नो? ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको अरेंज करके कि जो मिनिमम वेलोसिटी होगी, मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू √rg μs। क्लियर? सो ये आपका फॉर्मूला बन गया मिनिमम वेलोसिटी का। मतलब इतनी वेलोसिटी से अगर आप उस सिलेंड्रिकल ट्रैक पर अपनी कार सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करोगे तो इतनी होनी चाहिए। अभी किस पर डिपेंड करता है आपकी वेलोसिटी, कि जो सिलेंडर है उसका रेडियस क्या है, ग्रेविटी कितनी है, कोएफिशिएंट, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, ये आपको अगर पता होगा, इसकी वैल्यू पुट करके एंड निकालने पर आपको मिनिमम वेलोसिटी पता चल जाएगी, जिससे आपकी कार क्या कर सकती है, उस सिलेंडर ट्रैक पर आसानी से क्या कर सकती है, रोटेट हो सकती है। नाउ दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी, ये मिनिमम वेलोसिटी है। क्लियर स्टूडेंट? तो काफी मजेदार था ये टॉपिक, हमने वेल ऑफ डेप्थ को समझ लिया। अब हम चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन पर। तो अगर मजा आ रहा है तो एक और एप्लीकेशन को समझते हैं। नाउ यहाँ पर एक और एप्लीकेशन के लिए तैयार, और उसका नाम है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक।
अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक इस तरह होता है, ये आपका गोल मैदान है, ठीक है, उल्लासनगर में एक गोल मैदान है, पता है, बिल्कुल ऐसा है, बीच में गार्डन है और जो ट्रैक है उसके सरकमफ्रेंस पे वैसे ट्रैक है, रोड बने हुए हैं। तो वहां पर जो कार है, व्हीकल्स है, बाइक्स है, वो इसी तरह क्या करती है, सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है, ओके, मोशन करती है। तो आप देख सकते हो उसका एक सेंटर होगा। अब ये कार है, अब कार तो स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करेगी, ओके, पर जैसे आगे जाएगी उसका ये जो वेक्टर है, लीनियर वेलोसिटी, वो चेंज होते जाएगा, ओके, और ये रेडियस। अब इसको मैं हमारे पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो पिक्टोरिकली ये ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं ऐसा दिखा देता हूँ, रियल में ऐसा ही होता है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया हमारे सर्कल का, ओके। अब ये हमारी कार होगी, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ब्राउन कर दिया, ओके। सो ये फोर्स है, एक्चुअली एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर को क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड v²r, ओके। मैंने बताया था ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर एक्चुअली माइनस साइन आना चाहिए, बट वो मैग्नीट्यूड में इस वजह से इंडिकेट नहीं किया है। अब स्पीड को v से इंडिकेट किया है। अब कार को हम लोग आगे से देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा। मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ और कार को देखूँ, तो मैं, अगर मेरा विजन काफी अच्छा है, इमेजिनेशन, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा कि कार है, तो कार पर डाउनवर्ड, कार का जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा, mg, ओके, अर्थ अट्रैक्ट करेगी। और कार अगर सरफेस पर है तो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये वेट mg। अब कार अगर ऐसे ट्रैवल कर रही है तो ये जो टायर्स है कार के, ओके, अब टायर तो रोड सरफेस में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से कार कहाँ पर अटैच रहेगी, हमेशा रोड पर रहेगी, ओके। और ये फ्रिक्शन फोर्स ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है, वरना ये सब पिछल के अंदर आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? अब यही फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? तो अगर आप ये समझ गए हो तो हम लोग जंप करते हैं मेन टॉपिक पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके पहले मैं आपको एक इमेजिनेशन दे देता हूँ, विजुअलाइजेशन, वो कुछ इस तरह है। आप देख रहे हो ये आपकी कार, ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ से देखते हैं नॉर्मल फोर्स और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स, क्लियर? तो ये काफी अच्छा वीडियो है, ये वेट डाउनवर्ड, ये नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, ठीक है। तो देखिए अभी सेंटर की तरफ, ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सेंटर की तरफ है, और सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स होता है, हाँ स्टूडेंट्स, सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब हमारा फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये काफी अच्छा है कि आप इसको समझ सकते हो, ये बहुत ही मजेदार है कि व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। क्लियर? अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो डेरिवेशन पे चलते हैं ना। इसी डायग्राम को लेकर हम पूरी चीजें सॉल्व करने वाले हैं, तो डायग्राम को अपने साथ बनाए रखेंगे। Now, static friction prevents the vehicle from outward slipping. मैंने बताया था यही फ्रिक्शन फोर्स आउटवर्ड स्लिप नहीं होने देगा, ओके, और स्किड नहीं होने देगा। This is resultant force which is centripetal force. Now, अब हम क्या कर सकते हैं, from the adjacent figure मैं लिख सकता हूँ कि जो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स mg इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंडली मैंने बताया कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ओके, रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो मैं लिख सकता हूं Fs स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mv²r, ओके, क्योंकि ये एक्चुअली फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, टुवर्ड द सेंटर है, तो इसको कौन सपोर्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, सो mv²r, इसका इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिए ना। अब फोर्स सेल्फ स्पीड के लिए हम देखते हैं कि अगर मुझे सर्कुलर ट्रैक पर बने रहना है, अपनी कार चलाते रहनी है ताकि मेरी कार स्किड ना हो, तो मुझे अपनी स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हेल्प कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। नाउ अब फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv²r होता है, और फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है μs into n। नाउ mv²r μs, अब नॉर्मल की जगह n की प्लेस पर मैं mg लिख सकता हूँ, यस और नो, देखो n के प्लेस पर मैं mg लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैंने n के प्लेस पर mg यहाँ पर पुट कर दिया। नाउ सेकंड, अब अरेंज करेंगे तो यहाँ पर से मास कैंसिल हो गया, तो बचा
वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस आर जी, ये आर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट ले लेंगे तो वेलोसिटी इज अंडर रूट म्यू एस आर जी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यही इक्वेशन क्या है, सेफ स्पीड का, ठीक है। ये सेफ टर्न लेते रहने के लिए मुझे मेरी कार की स्पीड इतनी ही बनाए रखनी पड़ेगी, जो कि डिपेंड करेगी ग्रेविटी पर, रेडियस ऑफ दैट गोल मैदान का रेडियस, ओके, और म्यू एस, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जिसमें हम और टर्म्स को देखेंगे। अब ये जो फॉर्मूला था ये हमें क्या समझाता है, ओके, एज द स्पीड v increases the force of static friction Fs also increases, yes or no, okay, so मतलब जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि आपको पता है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ओके। जहां आप अगर इसके एक्चुअली फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा खुद को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू अदर फोर्सेस, ओके। इसका 11th में बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है, आपको अच्छे से पता होगा, ओके। नाउ हाउएवर एफएस हैज अपर लिमिट, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होगी कि यहां तक फोर्स अप्लाई होगा, उसके बाद ये फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होगा, ओके। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होगा, म्यू एस इनटू एन, यस और नो। नाउ अब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, इंपोज करेगा अपनी अपर लिमिट टू स्पीड को, क्योंकि अगर इसकी एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स फोर्स है, तो जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो फिक्स होनी चाहिए, इनफैक्ट तो होगा नहीं। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन ने स्पीड के ऊपर इंपोज कर दी है अपनी लिमिट। एट द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड वी कैन राइट, अब हम लिख सकते हैं क्या, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 and 1, जो हमने इक्वेशन 1 और 2 लास्ट पेज पे बनाए थे, उनका हम लोग रेशियो लेंगे तो एफ एस मैक्सिमम बाय नॉर्मल फोर्स एम वी स्क्वायर मैक्स अपॉन एम जी आर, ठीक है। लास्ट जो 2 इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब आपको अकॉर्डिंग डेफिनेशन पता है व्हाट, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर यूनिट नॉर्मल फोर्स क्या होता है, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस, और यहाँ पर आपने मास को कैंसिल कर दिया mm, तो v स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन जी आर, ये आपका नेक्स्ट टर्म बच गया, ठीक है। सो अब इसको अरेंज करोगे तो आप लिख सकते हो v max इज इक्वल टू अंडर रूट व्हाट, म्यू एस आर जी, ये आपका मैक्सिमम स्पीड है। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है, आपको समझ के रखना पड़ेगा। इतनी मैक्सिमम स्पीड से आप उस रोड पर ट्रैक क्या करोगे, रोटेट करोगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी गाड़ी स्किप नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ओके। नाउ यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, दिस इज मैक्सिमम सेफ स्पीड विथ विच कार कैन बी सेफली ड्राइवन अलोंग कर्व हॉरिजॉन्टल रोड, इतनी मैक्सिमम स्पीड से आप कर्व हॉरिजॉन्टल रोड पे चल सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं चला सकते, वरना आप सीधा स्किड आउट हो जाओगे, ठीक है। तो चलो इस फॉर्मूले पे हम छोटे कुछ डिस्कशन लेते हैं। So डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। V max equals to mu s R G. Now very first point, this equation gives the maximum safe speed with which car can be safely driven along curved horizontal road. बरोबर। Second point, if the speed exceed this limiting value, the car will be thrown out, आपकी कार बाहर स्किड हो जाएगी, ओके। एक और पॉइंट देख लेते हैं। In case of car moving at a higher speed, of the force of friction should be increased by making road surface rough, okay? अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको रोड सरफेस ज्यादा रफ रखना पड़ेगा, मतलब क्या बढ़ाना पड़ेगा, आपको म्यू एस का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, ओके। नाउ हाउएवर दिस कॉज वियर एंड टियर ऑफ टायर, ओके। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे और आपके टायर क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, घस जाएंगे, ओके, जो कि हम नहीं चाहते। और बिसाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज रिलायबल, क्योंकि हम इस पे हमेशा भरोसा नहीं कर सकते कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स ही हमें हमेशा संभाल लेगा, रोड उतना रफ होगा, हम अपनी गाड़ी स्पीड चलाएंगे तो ऐसा नहीं चलता, ठीक है, आपको पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर रिलायबल नहीं करते। सो सिंस इट्स वैल्यू डिक्रीजेस व्हेन रोड सरफेस बिकम वेट ड्यू टू रेन आर बिकम ऑयली एंड वेट एंड टियर ऑफ टायर, ओके, वियर एंड टियर ऑफ टायर। सो हम लोग ऑयली, जो अगर हमारी बारिश हो रही है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्रैक में ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो हमारी गाड़ी का पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग रेनी सीजन में ज्यादा फास्ट गाड़ी नहीं चला सकते,
बड़ा गाड़ी स्लो चलाएंगे तो ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से हमें चाहिए एक बेस्ट रेमेडी, एक अच्छा सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक के लिए। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो आपका सॉल्यूशन है। नाउ बैंकिंग ऑफ रोड, ये आपका मेन सॉल्यूशन है, इज द बेस्ट रेमेडी फॉर व्हीकल ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड अलोंग कर्व रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप अगर किसी हॉरिजॉन्टल रोड पर, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर फास्ट स्पीड से ट्रैवल करना चाहते हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो। तो चले बैंकिंग ऑफ रोड पर। ओके, नाउ बैंकिंग ऑफ रोड ये आपका थर्ड एप्लीकेशन है और काफी मजेदार होगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम व्हीकल ऑन बैंक रोड। सो इस एप्लीकेशन के लिए हम काफी दूर तक जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, काफी टर्म्स देखेंगे, छोटे से लेकर बड़े कंसेप्ट तक को समझेंगे। तो मेरे साथ पूरे धैर्य के साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। सो बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ रोड ओवर इट्स इनर एज थ्रू सर्टेन एंगल इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, तो प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज, रोड के दो एज होते हैं, उसमें से एक एज को आपको क्या करना है, सर्टेन एंगल पर लिफ्ट करना है, ओके, ओवर द इनर एज। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। यहाँ पर डायग्राम दिखा देता हूँ आपको मैं, देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल रोड हो गया, बट अगर आप इस हॉरिजॉन्टल रोड को थोड़ा लिफ्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर फिलिंग करके आपने इसको क्या कर दिया, एक एंगल पर इसको लिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो रोड है आपका ये बैंकिंग ऑफ रोड है, ठीक है। हाँ, ये मुड़ा हुआ रोड है, ठीक है, तो ये आपका बैंकिंग ऑफ रोड, गाड़ी यहाँ पर ऐसे चल रही है, क्लियर। तो ये हो गया रोड सरफेस, ये आपका इनर एज, ये आउटर एज, ये लिफ्ट करना पर्टिकुलर एंगल पर, ये आपका कहलाता है व्हाट, द बैंकिंग ऑफ रोड। डेफिनेशन को मैंने एकदम क्लियर कर दिया स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब बैंकिंग ऑफ रोड समझने के बाद हम इस एंगल के बारे में समझ लेते हैं, ये एंगल क्या है, ठीक है। तो इस एंगल को हम कहते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग डिनोटेड बाय थीटा, द एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ रोड विद हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ रोड, ओके, इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। तो जितना हॉरिजॉन्टल रोड से हमने अपने रोड को क्या किया है, बैंक किया है, ओके, इंक्रीज किया है, उस एंगल को ही एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। छोटा सा पॉइंट, ओके, समझ में आ गया। नाउ अब ये दिखता कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने देखा होगा, ओके, वेरी गुड। सो ये देखो, ये बैंक रोड है, दिख रहा है आपको। अगर गाड़ी ज्यादा स्पीड चलती है ना तो उस पर एक आउटवर्ड फोर्स एक्ट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से हमारी जो कार, बस हो गई, कार हो गई ना, ये टर्न हो जाती है, ओके, कुछ इस तरह। और ये जो नॉर्मल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस होने की वजह से आप मैक्सिमम स्पीड से इसको बनाए रख सकते हो, स्किड नहीं होगी, क्योंकि स्किड होगी तो ये बैंड हो गया है, दिख रहा है आपको, कव हो चुका है, तो यहाँ से आप गिर थोड़े सकते हो। तो ये आपका मेंटेन करेगा मैक्सिमम स्पीड मेंटेन करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अब इसके जल्द से जल्द डेरिवेशन पे चलते हैं, क्योंकि बहुत मजेदार टॉपिक है, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ स्टार्ट। ओके, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। सो सबसे पहले मैं डायग्राम बता देता हूँ। अब ये हमारा बैंक रोड हो गया, ये एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया, ओके, यहाँ पर ये बैंक रोड है, ये हमारी क्या है, कार है, ठीक है। अब कार पर कितने फोर्स एक्ट होंगे, लेट कंसीडर जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास है हमारी कार का, ठीक है। तो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कंसीडर करके अब इस पर क्या एक्ट होगा, कार पर हमेशा टुवर्ड द अर्थ क्या एक्ट होगा, वेट एक्ट होगा, mg, ऐसा नो, तो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगा। अब यहाँ पर क्योंकि कार इस रोड पर है, इस सरफेस पर है, इस सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होगा, ऐसा नो, इस सरफेस के, तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स, ओके, और ये हमारा सरफेस। तो याद रखो नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ना यहाँ पर डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। डायग्राम देखने के बाद कंसीडर करेंगे हम लोग अ व्हीकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v along a curve bank road, कर्व बैंक रोड पर घूम रही है, हाँ गाड़ी, बैंक एट एंगल थीटा, क्लियर। अब फोर्स देखने वाले हैं हम लोग। सो फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल्स आर वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दिखा दिया आपको। और कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द बैंक रोड पे परपेंडिकुलर है। तो ये दो फोर्स है यहाँ पर। नाउ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में,
तो रिजोल्यूशन आपने 11th के चैप्टर नंबर 2 में किया है, ओके, वेक्टर्स में, ठीक है। तो इसको रिजोल्व करेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। सो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या होगा, n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा n sin थीटा, ओके, n cos थीटा n sin थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर n cos थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है नॉर्मल का, और n sin थीटा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर? ओके, तो डायग्राम अच्छे समझ में आ गया, जो भी केसेस मैंने बता दिए, ओके, पिक्चर हो गई, कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, कंपोनेंट बता देंगे। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। सो मोस्ट सेफ स्पीड के लिए हम काम करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक के लिए मोस्ट सेफ स्पीड क्या होगी, अब हम यहाँ पर मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला जोड़ेंगे, ओके। सो फॉर्मूले इस डायग्राम के साथ ही रखेंगे क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फ्रॉम एडजेसेंट फिगर वी कैन राइट व्हाट, सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। आप देख रहे हो ये n cos थीटा, ठीक है, अपवर्ड है, किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। क्लियर? तो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, इसको ऐसा लिख सकते हैं mg इक्वल टू n cos थीटा, और नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली हम काम करेंगे दूसरा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है n sin थीटा, ये क्या है, अब इसको पढ़ते हैं ध्यान से। बीइंग द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यही जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, आर द बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो एंगल बना है, तो यहाँ पर आपका सर्कल है, ठीक है, तो ये टुवर्ड द सेंटर है, तो ये टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स है n sin थीटा, ये सेंट्रीपिटल की तरफ वर्क कर रहा है, और सेंट्रीपिटल ही फोर्स है जो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करता है। क्लियर? तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं n sin थीटा इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में कौन होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। तो मैग्नेट फॉर्म में लिखेंगे mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू n sin थीटा, यस और नो, ओके, n sin थीटा, और यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया है, पर आप समझ सकते हो कि आउटपुट जो फोर्स हो सेंट्रीफ्यूगल होगा। नाउ अगर आप डिवाइड करते हो इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 को, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, n sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर n sin थीटा 2 को ऊपर रखना है और 1 को नीचे रखना है, n sin थीटा बाय n cos थीटा, क्लियर, एंड डिवाइड बाय mv स्क्वायर बाय r और mg, तो mv स्क्वायर बाय r डिवाइड बाय mg, यहाँ पर मास कैंसिल हो जाएगा, n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय cos हो जाएगा tan, सो tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वेलोसिटी के लिए अरेंजमेंट करेंगे तो vs, s मतलब सेफ स्पीड, इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट rg tan थीटा। क्लियर? सो जो यहाँ पर स्पीड आई है ये हमारी मोस्ट सेफ स्पीड है। इतनी सेफ स्पीड से अगर आप इस बैंक रोड पर अपनी गाड़ी या कार चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, ना आपकी कार स्पीड होगी, ना बाहर जाएगी, मस्त चलती रहेगी, ठीक है। सो ये मोस्ट सेफ स्पीड के लिए फॉर्मूला था, बहुत छोटा था लेकिन मजेदार भी था, ठीक है। तो क्योंकि ये बैंकिंग ऑफ एंगल काफी बड़ा टॉपिक है तो इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाने वाला हूँ। तो ये मोस्ट सेफ स्पीड हो गई, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट, ये फॉर्मूला हो गया, स्टेटमेंट क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड, नॉट मिनिमम और नॉट मैक्सिमम। ये सेफ स्पीड है, ये मैक्सिमम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है। अभी आप बोलोगे कि अगर मैंने बहुत कम स्पीड रखी तो क्या होगा, आपने कम स्पीड रखी ना तो पता क्या होगा, यहाँ से टायर पिछल के ना सीधा नीचे आ जाएंगे, ओके, आपकी गाड़ी मतलब स्किड होकर नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो आपको स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी, तो आप मिनिमम भी रह सकते हैं, मैक्सिमम तो हम देखने वाले हैं। मैक्सिमम मतलब ऐसा नहीं कितनी स्पीड से आप ट्रैवल कर जाओ, तो हम लोग ये हमारे लिए मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला है, ना कि मिनिमम ना कि मैक्सिमम, ये आप समझ के रखिए। इसका फॉर्मूला है vs अंडर रूट rg tan थीटा। कितना एंगल है इस पर मैटर करेगा, ग्रेविटी मैटर करेगा, और रेडियस क्या है इस सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है, इस सर्कल बनेगा ना ऐसा, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस क्या है वो भी मैटर करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो चलो इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। अब हाँ, व्हीकल ऑन बैंक रोड, जैसा कि मैंने कहा था मैं छोटे छोटे पार्ट में लूंगा। तो अब मैंने पहले बताया कि ये मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड नहीं है, क्या, अंडर रूट rg tan थीटा। तो मिनिमम क्या है, तो लोअर स्पीड हम यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि कार को बैंक रोड पर कितनी लोअर स्पीड से चलाया जा सकता है। ओके, नाउ एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई
क्या होता है कि हम लोग एक फिक्स स्पीड से नहीं चला सकते। अगर लिखा होता है, आपने देखा होगा ब्रिज वगैरह पर, हॉरिजॉन्टल ब्रिज है या बैंक ब्रिज है, ठीक है, तो उस पर लिखा होता है स्पीड लिमिट 30, स्पीड लिमिट 40, बट कोई फॉलो नहीं करता उसको, ठीक है। तो लोगों की इस लापरवाही को ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्रिवेंशन देते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। Now in practice, vehicle never travel exactly with this speed. Okay. For speed other than this, the component of force of static friction between road and the tire help us up to certain limit. अब जो static friction है वही हमें help करता है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं for what lower speed के लिए। तो यहाँ पर डायग्राम देखिए। अब इस डायग्राम को मोस्ट ऑफ टाइम ना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, तैयार रहिए। ये आपका पुराना डायग्राम ही है, बट यहाँ पर और ज्यादा फोर्स है। तो ये आपकी कार, ये बैंक रोड। अब इस कार पे मैंने पहले बताया था mg डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके। अपवर्ड n cos थीटा था, वही रहेगा। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर, सो ये n के दो कंपोनेंट n cos थीटा n sin थीटा। क्लियर स्टूडेंट, ये पहले वाला ही है ना। अगर आपको लोअर स्पीड चलानी है, ठीक है, लोअर स्पीड है, तो आपकी कार यहाँ पर स्किड ना हो, इस वजह से आपको जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ठीक है, जो रफ सरफेस है वो आपको स्किड नहीं होने देगा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपको हेल्प करेगा डाउनवर्ड स्किडिंग से, डाउनवर्ड स्लिपिंग से, ठीक है। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, ओके, बैंकिंग रोड पे अलाउ होगा और आउटवर्ड होगा, ठीक है, अपर एज की तरफ होगा। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन जो होगा वो अपवर्ड की तरफ होगा। कार यहाँ पर स्किड ना हो, इसलिए हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हमें हेल्प करेगा वहां पर बने रहने के लिए। मैंने पहले कहा था जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ओके। अगर गाड़ी यहाँ जा रही है तो यहाँ पर एक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोशन के ऑपोजिट में एक्ट करता है कौन, फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स को भी हम क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे, ओके। अब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स के दो पार्ट होंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा वाले। तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ एस साइन थीटा, ओके। ओके, आपने काफी किया है 11th में कंपोनेंट बनाना, तो आप कर लोगे। तो हमने फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व कर लिया, एफ एस साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा में। नॉर्मल को भी रिजॉल्व किया हुआ है, एन साइन थीटा एन कॉस थीटा, एम जी तो वेट है ही है। अब यहाँ पर एन साइन थीटा टुवर्ड द सेंटर ऑफ मोशन है, क्लियर। नाउ फॉर लोअर स्पीड के लिए, ओके, तो लोअर स्पीड के लिए क्या होने वाला है, लोअर स्पीड रखनी है तो जो मेरी स्पीड है वो कम होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए सेव स्पीड से, आरजे टैन थीटा से। सो लोअर है तो इसलिए लेस देन v1 कंसिडर कर रहा हूं अंडर रूट आरजे टैन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। आप देखते हो जितने भी अपवर्ड फोर्स है वो पूरे फोर्स बैलेंस करेंगे डाउनवर्ड फोर्स को, ये तो रूल ही है, ठीक है। और सेकंड, जितने लेफ्ट साइड फोर्स है वो बैलेंस करेंगे पूरे राइट हैंड साइड के फोर्स को, तभी हमारी कार बैलेंसली उस बैंक रोड पर चल सकती है, ठीक है। सभी फोर्स बैलेंस होने चाहिए। अब उस बैलेंस का मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोअर स्पीड की बात कर रहे हैं, लोअर स्पीड लिमिट के लिए तो v1 लिया एंड लेस देन होगा, इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन होगा क्योंकि लेस है ना, लोअर। सो आरजे टैन थीटा होगा। अब स्पीड और किसके अंदर है, स्पीड है mv स्क्वायर बाय आर, यहाँ भी स्पीड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। सो दिस आल्सो लेस देन n sin थीटा, यहाँ भी स्पीड लेस देन होगी n sin थीटा से, यस और नो, स्पीड तो लेस है ना। अगर ये लेस है तो इन दिस केस जैसा कि मैंने बताया आपको, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर इज डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लिनेशन ऑफ रोड अपवर्ड, रोड के अलावा पर अपवर्ड होगा। यही मेन स्टेटमेंट है जिसको मैंने ब्लू से यहाँ पर आपके लिए टाइप किया है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपवर्ड होगा, ओके, रोड के अलाउंग, क्योंकि कार की स्पीड कम है तो इस कार स्किड ना हो, ठीक है, स्लोप में डाउनवर्ड फॉल ना हो जाए, इस वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स है आपको हेल्प करेगा। क्लियर, वेरी गुड। तो याद रखिए बैंकिंग रोड लोअर स्पीड लिमिट के लिए डायग्राम है, इसी डायग्राम की हेल्प से मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर क्या है, व्हीकल ऑन बैंक रोड के लोअर स्पीड के लिए कंटिन्यू करते हैं। डायग्राम समझा चुका हूं, वही डायग्राम लिया है मैंने, जो डायग्राम के साथ ही हम आगे चलने वाले हैं फ्रॉम द फिगर, ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबको बैलेंस कर रहा हूँ, तो आप पूरा फोकस बना रखिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, वरना आप अगर थोड़ा भी भूल गए, छूट गए ना, तो टॉपिक आपको हार्ड लगने लग जाएगा या मुश्किल लगेगा।
तो ऐसा बिल्कुल मत होने दो, मैं चीजों को 2 बार रिपीट करूंगा, डोंट वरी, ठीक है, आराम से चलेंगे हम सब। तो यहाँ पर n cos थीटा एंड fs sin थीटा आर बैलेंस बाय वेट mg, ठीक है। तो देखते हैं fs cos थीटा और fs sin थीटा। अब आपका fs sin थीटा ऊपर की तरफ है, n cos थीटा ऊपर की तरफ है, ये ऊपर वाले दो फोर्स कौन बैलेंस कर रहा है, नीचे वाला mg वेट, यही कहा गया है, यस और नो। एक और बार, n cos थीटा ऊपर, fs sin थीटा ऊपर, ओके, ये दो फोर्स को बैलेंस कर रहा है mg नीचे वाला फोर्स। तो अब इक्वल्स टू डाउन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, mg बैलेंस कर रहा है n cos थीटा प्लस fs sin थीटा को, दोनों फोर्स को एक साथ बैलेंस कर रहा है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, ओके स्टूडेंट्स। अल्सो अब हम कुछ और बैलेंसिंग भी देखेंगे। अब यहां पर कह रहा है कि n sin थीटा इज बैलेंस्ड बाय fs cos थीटा एंड f ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, cp मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखते हैं fs cos थीटा, fs cos थीटा देखिए राइट हैंड साइड पर है, और राइट हैंड साइड और कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, यस और नो, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक ऐसा है, गाड़ी ऐसे घूमने वाली है, ओके। तो आउटवर्ड फोर्स तो यहां पर होगा सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस fs cos थीटा, ये राइट हैंड साइड पर एक्ट हो रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन एक्ट हो रहा है, n sin थीटा सेंट्रीपिटल के लिए, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ मोशन लिखा हुआ, तो ये सेंट्रीपिटल किसको बैलेंस कर रहा है, fs cos थीटा और व्हाट, आउटवर्ड फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल लिखा है मैंने, FCF, क्लियर स्टूडेंट्स। तो n sin थीटा इक्वल होना चाहिए व्हाट, FCF क्या होता है, mv स्क्वायर बार प्लस f cos थीटा, तो ये दो फोर्स लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले हो गए और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, क्लियर, ओके। ये हमारा इक्वेशन नंबर अरेंज करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब मैंने क्या किया था, mv स्क्वायर को यही रखा, ठीक है, f cos थीटा वहां पर लेकर गए, तो ये माइनस fs cos थीटा हो जाएगा, और कुछ नहीं, सिंपल 10 का है। अब क्या किया मैंने, डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 4 को ऊपर रखा है, 3 को नीचे रखा गया है। तो यहाँ पर क्या है, mv स्क्वायर बाय r ऊपर और mg नीचे, तो देखिए वहां पर अरेंज किया मैंने, वेरी गुड। अब यहाँ पर n sin थीटा माइनस fs cos थीटा और यहाँ पर n cos थीटा प्लस fs sin थीटा अरेंज कर दिया है, क्लियर। नाउ यहाँ पर मास m और m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v स्क्वायर बाय r g, क्लियर। और इस इक्वेशन को ऐसे ही रखेंगे नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, डायग्राम को साथ में रखते हुए हम आगे चलते हैं। हाँ, जो मैंने बताया था यही है, v स्क्वायर बाय r g और ऊपर का ये टर्म, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ठीक है। किससे डिवाइड किया है मैंने डिवाइड किया n cos थीटा से, ये आप याद रखिए, मेन है डेरिवेशन करते हुए कि आप n cos से डिवाइड कर रहे हो। अब मैं दिखा देता हूं आपको डिवाइड किया कैसे है, कहाँ डिवाइड करना है, डिवाइड RHS राइट हैंड साइड ऑफ अबो इक्वेशन बाय n cos थीटा। तो देखो n sin थीटा बाय n cos से डिवाइड करो तो n कैंसिल, sin बाय cos क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्लियर। अब fs cos थीटा बाय n cos थीटा, तो cos cos कट, fs बाय n है जो कि ये बच गया, ये नो, यहाँ भी n cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा 1 बचा, fs sin थीटा डिवाइड बाय व्हाट, n cos थीटा, तो sin बाय cos tan हो गया, fs बाय n, क्लियर, बहुत इजी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि tan कैसे आ गया। नाउ अब ये क्या हो गया, v स्क्वायर आर जी इक्वल टू tan थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। अब फोर्स, स्टैटिक फोर्स पर यूनिट नॉर्मल क्या होता है, हमारा कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो मैंने बस ये प्लेस किया, fs बाय n हम लोग म्यू लिख सकते हैं, ऐसा नो, ओके। तो यहाँ भी fs बाय n को मैंने म्यू एस लिख दिया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर, ऐसा नो। अब v स्क्वायर को अरेंज करेंगे, सो rg यहाँ पर चला गया राइट हैंड साइड में, ऐसा नो, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू rg tan थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। नाउ फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड, ओके, fs इज मैक्सिमम, जो स्टैटिक फ्रिक्शन में मैक्सिमम होगा, ओके, ये डाउनवर्ड जा रहा तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, अपने आप को अपवर्ड बनाए रखेगा ताकि मेरी कार है वो डाउनवर्ड स्लोप में स्किड ना हो जाए, ठीक है। सो ये मैक्सिमम था, मिनिमम पॉसिबल स्पीड के लिए fs मैक्सिमम होना चाहिए, तो यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे, तो मिनिमम पॉसिबल स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा v मिनिमम इज अंडर रूट rg ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ये हमारा मेन फॉर्मूला है किसका,
जिस टॉपिक को हम पिछले 3 पेज से लेकर चल रहे हैं, लोअर स्पीड लिमिट। क्लियर स्टूडेंट? ये लोअर स्पीड लिमिट मतलब मिनिमम स्पीड हो गई v मिनिमम अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू बस 1 प्लस म्यू बस tan थीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, डायग्राम समझा दिया, कैसे आए ये सब देर से समझा दिया आपको, और ये फॉर्मूला आ गया। नाउ ये हमारा मेन फॉर्मूला, इसको बॉक्स कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे आंसर। दिस इज इक्वेशन ऑफ मिनिमम पॉसिबल स्पीड। ये मिनिमम पॉसिबल स्पीड है, जितनी स्पीड से आप उस रोड पर चल सकते हो। अभी किस पर डिपेंड करता है कि एंगल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, आर का वैल्यू कितना है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, अर्थ पर है तो कोई टेंशन ही नहीं, इसका वैल्यू 9.8 है। नाउ इफ म्यूस ग्रेटर देन हो जाएगा tan थीटा से, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, मतलब म्यूस ग्रेटर है मतलब म्यूस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है, इसका मतलब है कि रोड बहुत ज्यादा रफ है। ओके, हाँ, फॉर मोस्ट रफ एंड बैंड एट स्मॉल एंगल, एंगल कम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, आप देन मिनिमम जो स्पीड होगी आप 0 हो सकते हो। मतलब अगर आपका एंगल बहुत छोटा है, मतलब बहुत कम बैंक किया है, हल्का सा बैंक किया रोड को, ठीक है, और रफ सरफेस बहुत ज्यादा रफ है, तो आप अपनी गाड़ी को बैंक रोड पे जाके रुका सकते हो, आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी, नीचे नहीं पिछल के नहीं गिरेगी। समझ पा रहे बात को? मतलब आप मिनिमम वेलोसिटी 0 रख सकते हो अगर ऐसा केस हुआ तो। बट अगर एंगल बहुत ज्यादा है तो आपकी गाड़ी पक्का पिछल जाएगी, और अगर आपने रुका ही है तो। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल स्पीड अगर मोस्ट रफ सरफेस के लिए यूज करेंगे और मिनिमम एंगल के लिए, तो आप मिनिमम स्पीड जो है 0 है। क्लियर? ये स्पेशल केस था, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ गए अच्छे से। हमने इसके पहले सेट स्पीड देखा, फिर हमने लोअर स्पीड देखा। ठीक है, भूलिए मत, हम अभी तक एंगल ऑफ बैंकिंग पर ही है। ओके, अब ये सेकंड पार्ट था इसका, एंगल ऑफ बैंकिंग का या बैंकिंग ऑफ रोड का। तो हम थर्ड पार्ट पर जा रहे हैं। तो थर्ड पार्ट पर जाते ही हमारा केस हो जाएगा अपर स्पीड लिमिट। क्या हो जाएगा? अपर स्पीड लिमिट। ओके, लोअर स्पीड लिमिट क्या था स्टूडेंट्स, याद करो। लोअर स्पीड लिमिट था अंडर रूट आर जी, ठीक है, आर जी tan थीटा। ओके, उसके बाद लोअर लिमिट के लिए आर जी अंडर रूट, ओके, और tan थीटा का कुछ कंसेप्ट था वो हमने कर दिया। अब अपर व्हीकल ऑन बैंक रोड अपर स्पीड लिमिट। क्लियर? अब आप बोलो सर क्या इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? हाँ जरूर करना ही पड़ेगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ फॉर अपर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट का मतलब वेलोसिटी जो भी होगी अपर वो ज्यादा होनी चाहिए। अपर का मतलब ज्यादा, अंडर रूट आर जी tan थीटा, इससे भी स्पीड है, इससे ज्यादा होगा, हाँ कि ना? नाउ अब यहाँ पर डायग्राम दिखा देता हूँ। अब स्पीड अपर होगी तो क्या होगा, अगर मेरी गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है, किस पर? बैंक रोड पर। ठीक है, ये आपका बैंक रोड पर आपकी स्पीड गाड़ी बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है, तो आपको पता है बैंक पर फास्ट चलेगी तो कहाँ जाएगी? ये ऊपर की तरफ पिछलते जाएगी। ऐसा नो, ऊपर की तरफ स्पीड होती जाएगी। क्लियर? तो अगर गाड़ी फास्ट है और स्पीड इंक्रीज करते से मेरी गाड़ी अपवर्ड स्पीड हो रही है, तो मेरा जो सरफेस जो रोड है वो क्या करेगा? हाँ, वो उसको होल्ड करके रखेगा। ऐसा नो, मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का जो रोल होगा वो डाउनवर्ड होगा। समझ पाए बात को आपको? इसके पहले वो अपवर्ड था स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर गाड़ी नीचे जा रही थी, अब गाड़ी ऊपर की ओर जा रही है, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डाउनवर्ड एक्ट होगा। अगेन रीजन, क्योंकि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग है। क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग। गाड़ी अगर फास्ट की वजह से ऊपर पिछल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो जाएगा, जिससे कि मेरी गाड़ी वहीं पर मेंटेन होगी। ओके, और बैलेंस रहेगी। समझ गए स्टूडेंट्स? ओके, जैसा हमने पहले किया था वैसा हम वापस से करेंगे, पूरा पाथ चलेंगे अच्छे से। सेम देख लेते हैं, ये तो कुछ बदला ही नहीं। नॉर्मल फोर्स एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, इसके कंपोनेंट हो गए। mg तो नॉर्मल ही एक्ट होगा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि अलोंग द रोड है, बैंक रोड, और टुवर्ड द सेंटर है, मतलब डाउनवर्ड साइड है, तो इसके दो कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा। ओके, अब जो इसका एक कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड है साइन थीटा वाला, और जो कॉस थीटा वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। क्लियर? मैंने पहले भी समझा दिया था, बस यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड होगा, बस यही डिफरेंस है। ओके, ये अपर स्पीड लिमिट का डायग्राम है। क्लियर? अपर स्पीड लिमिट है तो यहाँ पर पहले v1 लेस देन था,
अपर स्पीड लिमिट है तो जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर होगी ना। अब वेलोसिटी कहां पर मिलती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी है। ओके, यहाँ भी वेलोसिटी ग्रेटर रहेगी एन साइन थीटा की। जो इक्वेशन है पहले जो हमने सेमी स्पीड के लिए किया था वहां से आ रहा है इक्वेशन, ठीक है। अब देख लीजिएगा, नाउ इन दिस केस क्या होगा, मैंने पहले बताया द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लिनेशन ऑफ द रोड डाउनवर्ड। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर रीजन कि ये फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड यहाँ पर क्यों एक्ट हो रहा है। और इसी तरह मैंने पहले भी लिखा था यहाँ पर जब लोअर स्पीड लिमिट थी कि वो अपवर्ड क्यों एक्ट कर रहा था। क्लियर, नाउ ये बात समझ गए आप। चलिए फटाफट चले डेरिवेशन पे। अब आप सोचोगे चंदन सर पूरा डेरिवेशन लंबा लेके जाएंगे, ओके, बिल्कुल नहीं, सेम चीजें है, बस साइन का चेंजेस है। ठीक है, तो आप देखिए सब कुछ सेम है और मजेदार है। सेम डायग्राम ले लिया, फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर क्या समझ में आता है, एन कॉस थीटा बैलेंस करता है mg को और एफ एस साइन थीटा को। चलो देखते हैं, mg नीचे है, एफ एस साइन थीटा भी नीचे है, ये दो फोर्स किसके थ्रू बैलेंस हो गए, एन कॉस थीटा के। यस और नो, वही लिखा हुआ है, हाँ कि ना। तो इसको पुराने की तरह ऐसे ही लिख देंगे कि एन कॉस थीटा अपवर्ड इक्वल्स टू mg प्लस एफ एस साइन थीटा डाउनवर्ड। यस और नो, ओके, अपवर्ड डाउनवर्ड हो गया। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6 अरेंज करके। mg को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, बाकी यहाँ पर एफ एस साइन थीटा वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अल्सो देखिए अब सबको सेम चल रहा। अब आप कह सकते हो एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा, जो कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, इसको कौन बैलेंस करेगा। एक्चुअली ये दोनों जो फोर्स है ना, एन साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, जो टुवर्ड द सेंटर है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू सेंटर ऑफ मोशन। ओके, तो ये दोनों फोर्स एज ए बिहेव करेंगे सेंट्रीपिटल की तरह और इनको बैलेंस करेगा आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एन साइन थीटा एफ एस कॉस आर बैलेंस बाय एफ सी एफ फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कौन बैलेंस कर रहा है, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। वही पुरानी तरह डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 7 को 6 से, तो एम वी स्क्वायर बाय आर यहाँ पर और एम जी नीचे। ठीक है, मास कैंसिल हो गया, इसको अरेंज करेंगे, वो सेम चल रहा है ना, हाँ डरने का नहीं, मैं चीजें सॉल्व करता हूँ। सो वी स्क्वायर बाय आर जी, सेम इक्वेशन आ गया। अब क्या किया था याद करो, मैंने इस स्टेप के बाद लोअर में डिवाइड किया था एन कॉस थीटा से। यस और नो, यहाँ भी वही करेंगे। ठीक है, डिवाइड आर एच एस ऑफ अब इक्वेशन बाय एन कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा प्लस एफ एस बाय एन 1 माइनस एफ एस एन बाय tan थीटा। तो आप घबरा गए होंगे कि सर सब कुछ सेम है, नहीं, आप पिछले स्लाइड को देख नहीं सकते, तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पर ना माइनस था, यहाँ प्लस था, ये ही मेन डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप काफी स्मार्ट हो तो आप पूरा डेरिवेशन रिपीट कर सकते हो। यहाँ पर लोअर के लिए क्या था, माइनस था, यहाँ प्लस था। ओके, अपर के लिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रहेगा, बाकी पूरा डेरिवेशन सेम है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ फाइनली। ठीक है, डिवाइड करने पर tan थीटा हो जाएगा। ओके, वी स्क्वायर आर जी tan थीटा म्यू एस। ठीक है, एफ एस बाय एन को हमने क्या किया, म्यू एस लिख सकते हैं, जो कि डेफिनेशन से ही आता है। नाउ सेकेंडली वी स्क्वायर आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई, अंडर रूट ले लेंगे फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। स्पीड को मैक्सिमम रखने के लिए आपका फ्रिक्शन फोर्स अगेन मैक्सिमम होगा। जितनी स्पीड आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से आप ऊपर की तरफ सरकेंगे, उतना आपका फ्रिक्शन फोर्स टाइट होते जाएगा। मतलब आपका टायर ना जो सरफेस है रोड से ज्यादा स्टिक रहेगा। ठीक है, मतलब उसको बनाए रखेगा, कि सेल्फ एडजस्टिंग है। आपने यहाँ पर जोर लगाया, वो अपना जोर लगाएगा, आपने और जोर लगाया, ये अपना जोर लगाएगा। इस तरह आपका फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प करता है उस व्हीकल को सरफेस पर बनाए रखने के लिए। बहुत मस्त फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, 11th में फ्रिक्शन फोर्स बहुत अच्छा था, मतलब हाँ मतलब अभी भी है। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, और फ्रिक्शनल फोर्स, रोलिंग फोर्स, ओके, बहुत मस्त है। ओके, सो ये हो गया फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के लिए। तो यहाँ पर हम अंडर रूट ले लेंगे आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया व्हाट
इक्वेशन नंबर 8। तो ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है, अपर स्पीड लिमिट है। मतलब क्या कि आप इतनी स्पीड से, इतनी मैक्सिमम स्पीड से उस रोड पर, उस बैंक रोड पर ट्रैवल कर सकते हो। नाउ दिस इज व्हाट फॉर्मूला एंड दिस इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, काफी ज्यादा मजेदार था। फिर आगे बहुत कुछ है बट इंटरेस्टिंग थोड़ा ही है। तो एक्चुअली कुछ केसेस से मैं आपको समझा दूंगा। क्या आपको इतना पूरा समझ में आ गया? ओके, तो इतना समझ में आने के बाद मैं एक केसेस दे दूंगा और जो दो फॉर्मूले थे उनको भी समझा दूंगा। केस 1, आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी अपर स्पीड लिमिट के लिए? फॉर्मूला ये था वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस माइनस, याद रखो म्यू एस 1 माइनस 1। अब याद रखो ये मैक्सिमम है ना, मैक्स मतलब ज्यादा, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, और मिनिमम के लिए, ठीक है, मिनिमम के लिए माइनस रहेगा, ऐसे याद रखो। ये सब याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक है याद रखने का। वी मैक्स तो यहाँ प्लस, वी मिन रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, और अब जानते हैं यहाँ का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो वी मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला समझाने के लिए सबसे पहले मैं बताता हूं, अगर आपका म्यूएस का वैल्यू कॉट थीटा के इक्वल हो गया, क्या म्यूएस का वैल्यू कॉट थीटा के इक्वल हो गया, तो चलो फॉर्मूले में देखते हैं। म्यूएस कॉट थीटा बन गया, तो कॉट थीटा ये बन गया, कॉट थीटा टैन थीटा क्या हो जाएगा 1, सो 1 माइनस 1 0। अरे वाह, ये तो 0 हो गया। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। मतलब आपकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? इन्फिनिटी। मतलब आप इनफाइनाइट स्पीड से ट्रैक पर चल सकते हो बैंक रोड पर, अगर आपका म्यूएस का वैल्यू कॉट थीटा है तब, याद रखो अगर ऐसा है तो। बट आप जानते हो कि जो म्यूएस मैक्सिमम उसका वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बिटवीन होता है। 1 मतलब मैक्सिमम, ओके। बहुत अच्छा सरफेस भी है, बहुत ज्यादा रफ सरफेस, तो उसका वैल्यू 1 होगा, ओके। तो जैसा कि पहले बताया, म्यूएस और कॉट थीटा इक्वल है। अगर म्यूएस का वैल्यू 1 तो कॉट थीटा का वैल्यू भी 1, ऐसा नो। अगर ये 1 तो ये भी 1, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे एंगल चाहिए, ओके। सो थीटा यहीं पर रखेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, यस और नो। सो कॉट इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? 45। tan इनवर्स ऑफ 1 और कॉट इनवर्स ऑफ 1 45 होता है, ओके। तो यहाँ पर थीटा का एंगल कितना आ गया? 45। मतलब एंगल ऑफ बैंक अगर आपने 45 रखा तो आप इतनी स्पीड से ट्रेवल कर सकते हो एंगल ऑफ, सॉरी, बैंक रोड पर। नाउ दस फॉर थीटा जो बैंकिंग एंगल है, अगर आपका 45 से बराबर या उससे ज्यादा है तो आप इनफाइनाइट स्पीड से उस बैंक रोड पर अपनी गाड़ी, अपनी कार, अपनी बाइक, अपनी साइकिल भी चला सकते हो, उसका चिंता मत लो, ठीक है। तो ये एकदम मस्त केस है, स्पेशल केस 1, जिसमें मैंने आपको समझा दिया कि क्या हो रहा है और मैथमेटिकली। हाउएवर एक और बात, हाउएवर फॉर हेवनली बैंक रोड, हेवनली बैंक रोड मतलब एंगल बहुत ज्यादा हो गया तो मिनिमम लिमिट में भी इंपॉर्टेंट। मतलब बहुत ज्यादा बैंक रोड है, बहुत ज्यादा, कि बहुत ज्यादा स्लोप है उस रोड का, तो आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी जाके रुका दी ऊपर जाके बैंक रोड पर, सीधा आप पिछल के नीचे आ जाओगे स्लोप से, तो आपको मिनिमम स्पीड लिमिट रखनी ही पड़ेगी। ये कह रहा है ये स्टेटमेंट, ठीक है। समझ में आया? तो अगर आप तैयार हो तो और एक केस देख ले, बस एक केस और टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। तो खुश हो गए देखो सब बच्चे, सर लास्ट केस लेने वाले हैं। केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 2, V minimum equals to under root RG tan theta minus mu s 1 plus mu s tan theta। देखो मैंने कहा था आपको, पहले हिंट दिया था, मिनिमम, मिनिमम मतलब लेस, यहाँ पर माइनस साइन आ गया, ओके ना। मिनिमम रहा तो माइनस साइन, मैक्सिमम होता तो प्लस साइन, और आपको बताया था कि ये दोनों साइन नीचे और ऊपर वाला रिवर्स होता है। बस, अरे बहुत आसान है, चीज याद रखना। नाउ फॉर म्यू एस, और देखो यहाँ वी मैक्स भी है, देखो आपको कंपेयर करवा सकता हूँ, हाँ कि ना। देखो ये वी मिनिमम, वी मैक्सिमम, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। मिनिमम के लिए माइनस, मैक्सिमम के लिए प्लस। अरे बहुत इजी, tan थीटा म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा, बहुत 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 ज्यादा इजी था। जितना लंबा था सॉल्व करना उतना ही इजी है, इसे याद रखना। तो केस पर चले, चलिए। फॉर म्यू एस इक्वल टू 0, इसका मतलब मालूम क्या होता है? बता देता हूँ। म्यू एस इक्वल टू 1 पहले जो लिया था मैंने, तो क्या था? मतलब बहुत ही रफ सरफेस। म्यू एस मतलब 0 मतलब
बहुत ही ऑयली सर्किल, एकदम मतलब खड़े ना फिसल सकते हो, एकदम फ्रिक्शन ही नहीं है। तो इस म्यूस का मतलब होता है कि फ्रिक्शन ही नहीं है, म्यूस इक्वल टू 0। ओके, सो इसका मतलब नो फ्रिक्शन एट ऑल बिटवीन द रोड एंड टायर, कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब एकदम प्लेन सरफेस। ठीक है, बोथ द इक्वेशन व्हाट फिफ्थ एंड एट गिव अस, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन ना फिफ्थ और एट थे, ढूंढने मत लग जाना। अगर आपने म्यूस का 0 डाल दिया तो ये क्या हो जाएंगे, वी एस इक्वल्स टू सेफ स्पीड, एस मतलब सेफ, इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। कैसे आया देख लीजिए, म्यूस का 0 डालो यहाँ पर, ठीक है, टैन थीटा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये टर्म हट जाएगा, ये टर्म भी गया, अपॉन 1 बचा, तो आर जी टैन थीटा बच गया, हाँ कि ना, वही तो लिखा हुआ है। ओके, सेम यहाँ पर काम करिए, म्यूस का 0 डालिए, आर जी टैन थीटा प्लस 0। ओके, इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ भी 0, खत्म, यहाँ पर काम सॉल्व हो गया। तो वी मिनिमम और वी मैक्सिमम कितना रख सकते हैं हम लोग सेफ स्पीड के लिए, आर जी टैन थीटा, और ये हमारी सेफ स्पीड थी। मतलब बैंक एंगल पर भी आप इतनी स्पीड चलाओगे, इतना पर्टिकुलर एंगल, इतनी ग्रेविटी और इतने रेडियस पर, तो आपकी सेफ स्पीड इतनी ही होगी। क्लियर, ये स्पेशल केसेस है, आपको जेई वगैरह में काफी हेल्प होंगी। नाउ विच इज सेफेस्ट speed on banked road as we don't take the help of friction। अगर आपको फ्रिक्शन में थोड़ा भरोसा नहीं है तो भाई साहब आप इतनी स्पीड से चलाइए, आप सेफ रहोगे, ना ऊपर तरफ के जाओगे ना नीचे आओगे। ठीक है, तो ये था आपका केस नंबर 2। आया ना मजा? सो स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत मजा आया होगा, 12th में हो तो काफी चीजें सीखने मिली होगी, काफी अच्छा था। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, मैंने टेक्स्ट बुक से काफी अलग बनाया है इसको, ठीक है, और इसको स्टेट मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस में रखा है, तो आप इसकी काफी ज्यादा हेल्प लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। ठीक है, और बाकी तो मैं चंदन सर के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।